वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का पार्ट 2 लेके आए, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे फ्रॉम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हमने देख रखा था क्या क्या संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, टाइप्स है, उसके प्रकार है, तो वो हमने देख चुका। आज हम देखेंगे पार्ट 2, वीडियो की पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका फेरस जो रिएक्शन दिया है 1.24, यहाँ देख रहे हो आप क्या दिया है, यहाँ देखिए दिया है ध्यान से, Fe प्लस CuSO4 इज गिविंग FeSO4 प्लस Cu। यहाँ क्या हुआ इस रिएक्शन में क्या हुआ फ्रेंड्स, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि जो लोहा है, फेरस ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, और कॉपर को हटा के क्या हुआ, वहाँ अपने चली गई। मतलब यहाँ Fe क्या था, Fe प्लस CuSO4 अभिकारक में था, और जब वो उत्पाद बना तो FeSO4 बन गया। ठीक है, फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो कॉपर को फेरस ने विस्थापित कर दिया और उसकी जगह जाके ले ली, और कॉपर क्या हुआ, यहाँ से विस्थापित हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्या हुआ, देखिए लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के वेरिएंट से विस्थापित किया, हटा दिया। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होंगी उनको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर आप इसका डेफिनेशन देखना चाहते हो तो मैं बताती हूँ, उससे पहले डेफिनेशन देखने से पहले देख लीजिए आप ये दो एग्जाम्पल भी देख लो आपके सामने, जिंक का और पीबी का। ठीक है, आपके NCERT बेस्ड चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह जाके जिंक सल्फेट बनाया 1.25 में। और अगर बात कर ले दूसरे वाले 1.26 में, तो यहाँ लेड प्लस CuCl2 इज गिविंग PbCl2। यहाँ क्या, पीबी ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, बोला चल भाग तू क्योंकि तू कमज़ोर है, और वो बोला कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, तो वो चला गया पीबी यहाँ और जाके क्या बना लिया, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, तो क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और ऐसे ही जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको क्लियर हो। अगर आपको देखना है इसका डेफिनेशन, तो चलो आओ देख लो डेफिनेशन। ये देखिए डेफिनेशन क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, वो रिएक्शन अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं वो अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो ज़्यादा, ऐसे लाइफ में भी तो कभी कभी होता है, क्या होता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, वो अपने से जो वीकर होता है उसका जगह ले लेता है, उसको हटा देता है और उसकी जगह वो खुद चला जाता है, होता है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तत्व है वो उससे कम जो अभिक्रियाशील तत्व है उसके जगह चल जाता है और विस्थापित कर देता है उसको, और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आगे चलते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं लाऊंगी एक ऐसा क्वेश्चन आपको आपके लिए लाऊंगी, ठीक है, जल्दी उसके वीडियो अपलोड करूँगी मैं आपको। ठीक है, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि आपको रिएक्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, और उसमें आपको बताना है कि कौन से रिएक्शंस में विस्थापन अभिक्रिया हुई है, कहाँ संयोजन हुआ है, कहाँ वियोजन हो रहा है, ठीक है, कहाँ विस्थापन द्विविस्थापन। तो यहाँ पे उस रिएक्शंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके NCERT में भी कुछ दिए गए हैं, तो आप ये सब अगर आप समझ जाओगे तो आपको वो सभी समझने में, उसको सब सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। भाई अवक्षेप बहुत बार हम लोग सुन लेते हैं कि अवक्षेप आ जाता है, तो अवक्षेप मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक जार लिया है, ठीक है, जार में आपने पानी लिया है, ठीक है, जार में आपने क्या लिया है, पानी लिया है, ठीक है, और उसमें बालू मिलाया है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बताओ, कभी भी क्या वो बालू उस जल में विलय हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, वो उसके तली में जाके यहाँ बैठ जाएगी, है ना, बालू के कण। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसमें विलय हो जाए। तो क्या होता है, जो अविलय पदार्थ होता है ना, जल में जो अघुलनशील होता है, उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, जो जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपों का निर्माण होता है ना, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप अगर अवक्षेप समझ गए तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी समझ जाओगे। अवक्षेप वो होता है जो जल में अघुलनशील होता है, और अवक्षेपण अभिक्रिया वो होता है जिसमें अवक्षेपों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब देखते हैं हम अपना द्विविस्थापन। देखो द्वि मतलब आप समझ रहे हो, द्वि मतलब होता है दो, है ना, दो। तो दो होता है तो विस्थापन आप समझ गए, विस्थापन आप समझ गए तो द्विविस्थापन भी समझ जाओगे। क्या द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन होगा, है ना। आपको डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डेफिनेशन देख लो आप क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं।
ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए, याद करने के लिए, ट्रिक के लिए आप समझ सकते हो कि द्विविस्थापन दैट मीन्स वहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उनको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है, विकारकों की भी चायनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो 1.27, ठीक है, 1.27 जो रिएक्शन दिया रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड लिया है, और जब इज गिविंग तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उत्पाद में बना। यहाँ क्या हुआ, देखिए सोडियम और बेरियम, इसकी जगह जो है, इसका जगह बदल गया, सोडियम की जगह बेरियम आ गया और बेरियम की जगह कौन आ गया, सोडियम। ठीक है, आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी होगी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में कौन अधिक अभिक्रियाशीलता किससे है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे विस्थापन हुआ, तो ऐसी अभिक्रियाएं को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उपचयन और अपचयन पे जाते हैं। उपचयन और अपचयन कई बार यहाँ से डाउट हो जाता है कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखिए, उपचयन और अपचयन में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर समझ गए तो यही दोनों का हेरफेर होता है। क्या होता है उपचयन में, क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी वृद्धि होती है। हमें प्लस से बता रही हूँ, दैट मीन्स वहाँ पे वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे वहाँ उपचयन हुआ है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसी यहाँ पे देख लीजिए, ये 1.28 में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ Cu + O2 इज गिविंग CuO हो रहा है। कॉपर अलग था, अभिकारक में ऑक्सीजन अलग था। ठीक है, लेकिन जब उत्पाद बना तो यहाँ पे CuO बन गया, मतलब कॉपर O से जुड़ गया, तो कॉपर ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। तो जहाँ ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो वहाँ होगा क्या, उपचयन होगा। तो यहाँ इस रिएक्शन को हम कहेंगे ना, यहाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे उपचयन हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे देखिए, उपचयन समझ में आया। अब देखिए अपचयन क्या होता है। अपचयन में उल्टा होता है, उपचयन के उल्टा, जस्ट अपोजिट उपचयन का। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, माइनस माइनस दिखा रही हूँ, दैट मीन्स कमी। ठीक है, और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो वैसे उसको हम लोग कहेंगे, हम लोग अपचयन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रिएक्शन को भी देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, कॉपर CuO + H2 इज गिविंग Cu + H2O। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं इसको अपचयन हुआ है। हाँ, अगर ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो रही हो, तो हम लोग कहेंगे वहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हुआ है। ठीक है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य मतलब होता है कमी, तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे CuO + H2 इज गिविंग Cu + H2O। जब प्रोडक्ट बना, जब उत्पाद बना, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया और किसमें जाके जुड़ गया, H2 के पास चला गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉपर है CuO है। ठीक है, हमेशा हम लोग किसका हुआ है अपचयन या उपचयन, तो हमेशा हम लोग अभिकारक पे ध्यान देते हैं, ना कि उत्पाद, है ना। हमेशा किसको ध्यान देते हैं, अभिकारक को। तो देखिए इस रिएक्शन में CuO का क्या हुआ है, CuO से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का कमी हुआ है, तो यहाँ पे CuO का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, और H2 में देखिए ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, ऑक्सीजन किससे, H2 से जाके जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, है ना, H2 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, अभी आप उपचयन तो समझ ही गए, तो आप ये CuO में से समझ गए, आप समझ गए होंगे कि अपचयन क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पे CuO था और यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो Cu से अलग हो गया, जाके H2 में जुड़ गया और H2 बना लिया, और Cu जो है वो अलग हो गया, तो यहाँ पे Cu की क्या हुई, कमी हो गई, Cu की कमी हुई, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को कि क्या होता है अपचयन और क्या होता है उपचयन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए अब ध्यान थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाली चीज़ थोड़ा देख लीजिए आप। देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क दे रही हूँ। देख लीजिए क्या होती है, देखिए ध्यान से। क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, जैसे अभी पिछले जो है, अभी मैंने देखा था जहाँ पे CuO का क्या हो रहा था, उपचयन हो रहा था, और H2 का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। ठीक है, अभी देखा था ना हमने कि CuO का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा था ना, ये जो CuO है इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। ठीक है, और H2 का उपचयन हो रहा था। ठीक है,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक है ना, अभिकारक का क्या हो, एक अभिकारक अपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को, वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग उपचयन और अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिर से समझाया गया है, वही रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे CO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और यहाँ H2 का देखिए H2O ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए H2 का यहाँ पे उपचयन हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग किसका अपचयन किसका उपचयन हुआ है, ये हम लोग अभिकारक से पता लगाते हैं, ना कि उत्पाद से। ठीक है, देखिए हमेशा अभिकारक को देख के हम बोलेंगे, अभिकारक को देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे CO, ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कि कॉपर का यहाँ पे उपचयन या अपचयन हुआ है, ये नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि CO का उपचयन हुआ है या फिर अपचयन हुआ है, क्योंकि ये अभिकारक है। हमेशा अभिकारक का उपचयन या अपचयन होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन का, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।